आज हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या परिवर्तनशील अनुपातों के नियम को पढ़ेंगे। जब अन्य साधनों को स्थिर रख करके एक परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाई जाती है तो परिवर्तनशील साधन और स्थिर साधनों का अनुपात बदल जाता है, जिससे पहले बढ़ते हुए फिर घटते हुए और बाद में ऋणात्मक प्रतिफल प्राप्त होते हैं। ये परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहता है कि उत्पादन की जो होती है 3 स्टेज होती है। अल्पकाल में क्या होता है कि उत्पादन के हम जितने भी साधन है सभी को बढ़ा या घटा नहीं सकते। कुछ साधन स्थिर होते हैं, जैसे लैंड है, मशीनरी है, वो स्थिर साधन है। परिवर्तनशील साधन जैसे श्रम है, कच्चा माल है, ये परिवर्तनशील साधन है। अब जब भूमि में, लैंड में श्रम या लेबर की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो क्या होता है, दोनों का जो अनुपात होता है वो बदल जाता है, जिससे पहले बढ़ते हुए फिर घटते हुए और बाद में ऋणात्मक प्रतिफल प्राप्त होते हैं। इसको हम टेबल से समझते हैं। माना कोई किसान है, उसके पास 4 बीघा का एक खेत है ना, ये भी कह सकते हो कि 12 नाली का कोई एक खेत एक किसान के पास है। उसमें उसने एक श्रमिक लगाया है, एक लेबर लगाया है, तो कुल उत्पादन कितना हो रहा है उसका? 8 हो रहा है। अब वो क्या करता है कि उत्पादन बढ़ाने के लिए लेबर बढ़ा देता है, दूसरा लेबर लगा देता है, तो कुल उत्पादन कितना हो जाता है? 22 होता है। तीसरा लेबर लगाता है तो 42, चौथे में 60 हो जाता है। तो जैसे जैसे लेबर बढ़ा रहा है वो उत्पादन भी बढ़ रहा है। अब जहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी की बात है, सीमांत उत्पाद की बात है, सीमांत उत्पाद एक श्रमिक को हम बढ़ाते हैं तो कुल उत्पाद में जो वृद्धि होती है वो उस नए श्रमिक का सीमांत उत्पाद होता है। जैसे एक श्रमिक था तो 8 था कुल उत्पाद। अब हमने दूसरा श्रमिक लगाया, दूसरे श्रमिक को लगाने से क्या हो गया? कुल उत्पाद कितना हो गया? 22 हो गया। दूसरे श्रमिक से कुल उत्पाद 22 हो गया। अब कुल उत्पाद में कितने की वृद्धि हुई? 8 से 22 में आया है, इसका मतलब 14 की वृद्धि हुई है। जो टीपी है हमारा वह 14 बड़ा है, तो ये जो 14 है ये एमपी होगा, ये सेकेंड वाले लेबर का एमपी होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट या सीमांत उत्पाद होगा। वैसे ही हम 2 श्रमिक थे, अब 2 श्रमिक थे तो टीपी कितना है? 22 है। अब तीसरा हमने लेबर लगाया तो हमारा टीपी कितना हो गया? टोटल प्रोडक्ट 42 हो गया। तो जो तीसरा लेबर है उसका मार्जिनल प्रोडक्ट सीमांत उत्पाद क्या होगा कि उसने उत्पादन में कितने की वृद्धि की है? उसने 20 की वृद्धि की है। पहले 22 था, अब 42 हो गया। इसका मतलब उत्पाद में कितने की वृद्धि हुई है? 20 की। तो ये उसका सीमांत उत्पाद हो गया। और एपी कैसे निकालते हैं? एपी जैसे प्रति श्रमिक पर लेबर कितना उत्पादन हुआ। जैसे 2 श्रमिक है, 2 लेबर हैं, उनका टीपी 22 है, तो एक का कितना होगा? 22 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 11। 3 का 42 है तो एक का कितना होगा? 42 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 14। ये मैं पहले भी बता चुकी हूं, अभी दोबारा बता दिया है। तो ऐसे एपी और एमपी निकलते हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे श्रमिक बढ़ रहे हैं, लेबर बढ़ रही है, वैसे वैसे टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है, एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है। जो ये ग्रीन वाले कलर से हमने दिखाया है ये फर्स्ट स्टेज है। ये क्या है? प्रोडक्शन की फर्स्ट स्टेज है। इसमें टीपी भी बढ़ रहा है और एपी भी बढ़ रहा है। और एक चीज और नोटिस करने वाली है कि यहां पर जो मार्जिनल प्रोडक्ट होगा एमपी होगा ग्रेटर देन एपी, एपी से अधिक होगा। देखो दूसरे श्रमिक का जो दूसरा लेबर है इसका एपी है 11 लेकिन एमपी है 14। 14 क्या है? 11 से अधिक है। वैसे ही तीसरा लेबर है, इसका एमपी कितना है? 20 है, एपी कितना है? 14 है। 20 इज ग्रेटर देन 14, 20 14 से अधिक है। तो पहली स्टेज में जो सीमांत उत्पाद है वो औसत उत्पाद से अधिक होता है।
अब पहली स्टेज कहाँ पे खत्म होती है? पहली स्टेज वहां पर खत्म होती है जहां पर औसत उत्पाद अधिकतम होता है, उसके बाद औसत उत्पाद नहीं बढ़ता। ठीक है, पहली स्टेज के भी दो पार्ट होते हैं। पहला, सीमांत उत्पाद कहां तक बढ़ रहा है। देखो तीसरा लेवल है, तीसरे लेवल पर हमारा सीमांत उत्पाद 20 है, एमपी हमारा 20 है। इसके बाद एमपी पहली स्टेज है, फर्स्ट स्टेज में ही घटने लग जाता है। तो एक एमपी हाईएस्ट होने के बाद की स्टेज और हाईएस्ट से पहले की स्टेज। पहले स्टेज के दो पार्ट हो गए ना, पहला 8 से लेकर के 20 तक जहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट है। जो ये 20 है इसको हम कहते हैं मोड़ बिंदु, रिफ्लेक्शन पॉइंट, क्योंकि यहां से हमारा सीमांत उत्पाद घटने लग जाता है। इसके बाद वो कभी नहीं बढ़ेगा, इसके बाद वो घटने लगेगा, लगातार घटने लगता है। तो ये हमारा होता है रिफ्लेक्शन पॉइंट या मोड़ बिंदु। चौथे लेवल से फिर सीमांत उत्पाद 18 हो गया है, 15 हो गया है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में हमारा सीमांत उत्पाद घटने लग जाता है, लेकिन औसत उत्पाद से अधिक रहता है। पहली स्टेज वहां पे खत्म होती है जहां पर औसत उत्पाद एपी हमारा अधिकतम होता है। उसके बाद एपी क्या होता है, कम होने लगता है। वहां पे एपी वहां पे खत्म हो गई जहां पर एबी अधिकतम होगा एपी, और एपी और एमपी बराबर होंगे। जैसे पांचवा लेवल लगाया तो एपी भी 15 है, एमपी भी 15 है, और एपी क्या है यहाँ पर, हाईएस्ट भी है। अब हम सेकेंड स्टेज की बात करते हैं। अब हमने लेबर और बढ़ा दिया, किसान ने और लेबर बढ़ाया, उससे क्या हुआ, लेबर बढ़ा दिया और लेबर बढ़ाया। छठे लेबर के बाद टीपी हमारा 87 है, सातवें लेबर पर टीपी हमारा 94 है, कुल उत्पाद 94 हो रहा है। आठवें लेबर पर 99 है। हम देखते हैं यहां पर हमारा टीपी बढ़ रहा है, टीपी बढ़ रहा है, टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे धीमी गति से बढ़ रहा है। और एवरेज प्रोडक्ट जो है वह कम होने लग गया है, एपी कम होने लगा है और एमपी भी कम हो रहा है। दूसरी स्टेज वहां पे खत्म होती है जहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट 0, जैसे नवा लेवल लगाया तो हमारा एमपी हो गया 0 और यहां पर टीपी अधिकतम होगा। इसके बाद अब टीपी नहीं बढ़ेगा। आठवें श्रमिक का आठवां लेबर जो था उसका टीपी क्या था, 99 था। अब नवा लेबर जो लगाया उसका टीपी भी 99 है। इसका मतलब नवे लेबर ने उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं की है, उत्पादन उतना ही है, उसको नहीं भी लगाया जाता तभी भी उत्पादन उतना ही रहता, इसलिए उसका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, 0 है। तो सेकेंड स्टेज वहां पे खत्म होगी जहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होगा और टीपी हाईएस्ट होगा। और यहाँ पर एक चीज और नोटिस करने वाली है कि आप ये देखो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो एपी है वह एमपी से अधिक हो जाती है। सेकेंड स्टेज में एपी एमपी से अधिक होती है, फर्स्ट स्टेज में एमपी से कम होती है एपी, लेकिन सेकेंड स्टेज में जो एपी है वो एमपी से अधिक हो जाती है। अब हम थर्ड स्टेज में आते हैं। थर्ड स्टेज में अगर वो उसके बाद भी लेबर बढ़ाना चालू रखता है, 10वां लेबर लगाता है, तो अब कुल उत्पाद बढ़ने के बजाय घटने लगता है, 95। फिर 11वां लेबर लगाया 88, अब कुल उत्पादन बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। औसत उत्पाद भी घट रहा है, कुल उत्पाद भी घट रहा है, एपी टीपी दोनों घट रहे हैं, लेकिन अभी धनात्मक हैं। एमपी माइनस में, एमपी भी घट रहा है, एमपी माइनस में। तीसरे स्टेज में कि तीनों ही घटते हैं, टीपी एपी और एमपी तीनों ही घटने लगते हैं। तो ये हमारी 3 स्टेज है। अब हम इसे समझते हैं। परिवर्तनशील अनुपात के नियम की 3 अवस्था होती है, जो 3 स्टेजेस हमने देख ली। पहली होती है बढ़ते हुए प्रतिफल की अवस्था। पहली अवस्था में बढ़ते हुए प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे हमने टेबल पर देखा। इसका कारण क्या है, जो शुरू में क्या होता है, परिवर्तनशील साधन जो होते हैं, वेरिएबल फैक्टर, उन की पर्याप्त इकाइयां
नहीं होती हैं, उनका पर्याप्त इकाइयों का प्रयोग न होने से कम मात्रा में होते हैं। जो हमारे परिवर्तनशील साधन होते हैं वो कम मात्रा में होते हैं, तो जो स्थिर साधनों का पूर्ण प्रयोग नहीं हो पाता, जिससे क्या होता है, शुरू में अगर परिवर्तनशील साधन बढ़ाते हो तो स्थिर साधनों का प्रयोग अच्छा होता है, जिससे कुल उत्पादन अधिक तेजी से बढ़ता है। जैसे यहाँ बढ़ रहा था, अब बढ़ तो रहा था, क्यों बढ़ रहा था, बढ़ने का क्या कारण था? शुरू में क्या था, 4 बीघा जमीन पे किसान ने एक लेवल लगाया था, एक लेवल लगाया था, तो वो खेती बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसकी कैपेसिटी से बाहर था वो, तो उत्पादन 8 का ही हो रहा था। लेकिन उसने दूसरा लेवल लगाया तो खेती अच्छे से होने लगी, खेत जो स्थिर साधन हमारी लैंड थी उसका और अच्छे से यूज होने लगा, जिससे उत्पादन बढ़ा। तीसरा लेवल लगाया और अच्छे से यूज होने लगा, उत्पादन और बढ़ा। तो पहले क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में बढ़ते हुए प्रतिफल इसलिए प्राप्त होते हैं क्योंकि उसमें परिवर्तनशील साधनों की संख्या कम होती है, तो स्थिर साधनों का यूज नहीं हो पाता है बहुत अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते हम उसे। तो जैसे ही हम परिवर्तनशील साधनों की संख्या बढ़ाते हैं तो उसका अच्छा प्रयोग होने लगता है, तो जिसके कारण से क्या होता है कि उत्पादन बढ़ता है। जैसे यहाँ पर हमने क्या करा, 3 श्रमिक लगा दिए, 3 श्रमिक, तो एक ने खेत को जुताई का काम किया, बुआई का काम किया, एक ने जमीन समतल की, एक ने पानी लगाया, तो जिससे क्या हुआ, खेत का बहुत अच्छा यूज होने लगा, जिससे उत्पादन तेजी से बढ़ा। ठीक है, इसलिए पहली स्टेज में जब परिवर्तनशील साधन बढ़ाते हैं तो बढ़ते हुए प्रतिफल प्राप्त होते हैं। इसको हम डायग्राम से देखते हैं। हमने एक्स अक्ष पर परिवर्तनशील साधन दिखाए हैं, वाई अक्ष पर यहाँ ऊपर हमने टीपी दिखाई है, नीचे हमने एपी और एमपी दिखाया है। ये हमारा टीपी कर्व है और ये ब्राउन कलर का जो है ये हमारा एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व है, और ब्लू वाला हमारा एवरेज प्रोडक्ट का कर्व है। शुरू में परिवर्तनशील साधनों को अगर हम बढ़ाते हैं तो कुल उत्पादन तेजी से बढ़ता है। ठीक है, ओ से ए बिंदु तक देखो, टीपी वक्र ओ से ए पॉइंट तक क्या हो रहा है, इसकी ढाल बिल्कुल खड़ी है, इसका स्लोप स्ट्रेट स्लोप है, क्योंकि ए पॉइंट तक नीचे, इसके नीचे हम देखते हैं कि एमपी भी बढ़ रही है ओ से एफ तक, जो कि ओ एल परिवर्तनशील साधन की यहाँ पर ओ एल इकाइयां जब लगाई जाती है तो क्या हो रहा है, एमपी भी बढ़ रही है ओ से एफ तक, और ओ से ए तक टीपी तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, अब एफ पॉइंट जो है इसी से रिलेटेड यहाँ पर ए पॉइंट है, ए पॉइंट को हम मोड़ बिंदु या रिफ्लेक्शन पॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एमपी हमारी हाईएस्ट है, इसके बाद एमपी नहीं बढ़ेगी, तो यहाँ पर हाईएस्ट है, तो ए हमारा हो गया मोड़ बिंदु या रिफ्लेक्शन पॉइंट। ये हमारी फर्स्ट स्टेज को 2 पार्टों में बांटता है, एक तो ओ से ए तक है, दूसरी ए से बी तक है। अब हम यहाँ एमपी को देखते हैं, एमपी क्या होती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक है, तो ए से बी तक टीपी बढ़ती तो है लेकिन उतना नहीं बढ़ रही है जितना ओ से ए तक बढ़ रही है, यहाँ उसकी ढाल सबसे ज्यादा खड़ी है। ओ एन लेबर की ओ एन यूनिट्स पर क्या होता है, टीपी हमारा, टीपी पर ये बी पॉइंट से दिखाया है, यहां तक हमारी बी स्टेज ए फर्स्ट स्टेज जा रही है। यहां पर हमारा ए, हम एपी को देखते हैं, एपी हाईएस्ट है, यहाँ पर हमने ओ एन श्रम की इकाइयां लगाई हैं, वहां पर हमारा एपी भी हाईएस्ट है ई पॉइंट पर। अब इसके बाद एपी नहीं बढ़ेगा, और एमपी वक्र एपी को काट रहा है ई पॉइंट पर, एमपी और एपी एक दूसरे को ई पॉइंट पे काट रहे हैं। इस पॉइंट के बाद फर्स्ट स्टेज, यहां पर हमारी फर्स्ट स्टेज खत्म हो जाती है, जहां पर एपी हमारा हाईएस्ट होता है और एमपी और एपी बराबर होते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेज ओ एन, जब हमने लेबर की ओ एन मात्रा लगाई है
तो ये हमारी फर्स्ट स्टेज को शो कर रही है। ओ से टीपी वक्र में ओ से बी तक और ओ से लेकर के ई बिंदु तक। अब इसके बाद सेकेंड स्टेज शुरू हो जाती है। अगर इसके बाद भी श्रम की इकाइयां बढ़ाई जाती हैं, ओ एन से अधिक की जाती हैं, तो अब टीपी का स्लोप देखो ऊपर से नीचे को ढालू होने लग गया, थोड़ा थोड़ा स्लोप इसका कम हो रहा है। इसका मतलब टीपी बढ़ रही है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही है। अब यहां पर क्या हो रहा है, हमारी एपी वक्र जो हमने ब्लू से दिखाया है ये एमपी से ऊपर है, एमपी से अधिक है। फर्स्ट स्टेज में एपी एमपी से नीचे थी, अब यहां पर ये एमपी से मार्जिनल प्रोडक्ट से एवरेज प्रोडक्ट ऊपर हो गया है सेकेंड स्टेज में। अब सेकेंड स्टेज हमारी खत्म होती है ओ एच परिवर्तनशील साधनों की, जहां पर ओ एच इकाइयां लगा रखी है वहां पर हमारी फर्स्ट स्टेज खत्म होती है। यहां पर सेकेंड स्टेज हमारी खत्म होती है जहां पर हमने परिवर्तनशील साधन की ओ एच इकाइयां लगाई हैं। ओ एच इकाइयों में यहां पर हमारा एच पॉइंट पे हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, 0 है और टोटल प्रोडक्ट यहां पर हमारा हाईएस्ट है। मार्जिनल प्रोडक्ट 0 है, इसी से संबंधित यहां पर ये पॉइंट है टी पॉइंट, ओ एस से संबंधित हमारा ये पॉइंट है। तो यहां पर क्या है, हमारी टीपी हाईएस्ट है। इसके बाद हमारी टीपी नहीं बढ़ेगी, यहीं पर हमारी सेकेंड स्टेज खत्म होती है जहां पर हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होता है। ये हमारा एक्स एक्सिस को काट रहा है एमपी वक्र, इसलिए यहां पर ये क्या है, इसकी वैल्यू 0 है एच पॉइंट पे, और यहां पर सीमांत उत्पाद 0 है और कुल उत्पाद अधिकतम है। एन से लेकर के एच तक, एन से लेकर के एन पॉइंट से लेके एच पॉइंट तक हमारी क्या है, सेकेंड स्टेज है। उत्पादन की सेकेंड स्टेज हमारी एन बिंदु से लेके एच बिंदु तक है। यहां पर कुल उत्पाद धीमी गति से बढ़ रहा है और औसत उत्पाद क्या हो रहा है, औसत उत्पाद कम हो रहा है। औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद दोनों कम हो रहे हैं, लेकिन औसत उत्पाद इस स्टेज में सीमांत उत्पाद से अधिक है और ये स्टेज वहां पे खत्म हो रही है, सेकेंड स्टेज वहां पे खत्म हो रही है जहां पर सीमांत उत्पाद 0 है और कुल उत्पाद अधिकतम है। अब हम इसको सेकेंड को, जो सेकेंड स्टेज जो अभी हमने समझाई थी, इसको हम कहते हैं घटते हुए प्रतिफल की अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है, स्थिर साधनों का अधिक गहनता से प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या किया है, अधिक गहनता से प्रयोग किया जाता है, कहने का मतलब परिवर्तनशील साधनों की मात्रा अधिकाधिक लगाई जाती है। जैसे हम एक किसान ने खेत के का हमने एग्जाम्पल लिया था, जैसे हमने टेबल पे एग्जाम्पल लिया था। इस टेबल में क्या था कि हमने छठा श्रमिक लगा लिया, खेत उतना ही है, छठा लगा लिया, सातवां लगा लिया, आठवां लगा लिया, नौवां लगा लिया, 9 श्रमिक लगा लिया ना। तो उस खेत में 9 श्रमिक हो गए, खेत जबकि उतना ही है, तो उस खेत का हमने और अधिक गहनता से प्रयोग किया अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए, और उत्पादन बढ़ा भी इस स्टेज में। उत्पादन बढ़ने के बढ़ा तो सही, लेकिन बहुत तेजी से नहीं, पहली स्टेज के बराबर नहीं, कम मात्रा, धीमी गति से बढ़ा। इसीलिए इसका स्लोप यहां से बी से लेकर के यहां तक क्या है, कम ढाल वाला है, स्लोप कम है। और इस अवस्था में कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ता है, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद दोनों ही घट जाते हैं। कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ता है, हमने देख लिया कुल टेबल में कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ रहा है और औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद दोनों ही घट जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि स्थिर साधन को, जो हमारी भूमि थी, उसे हमने आवश्यकता से अधिक यूज कर लिया है। इसके कारण से यहां पर हमें घटते हुए प्रतिफल मिल रहे हैं। अब तीसरी अवस्था है ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है, स्थिर साधन की तुलना में परिवर्तनशील साधन अधिक हो जाते हैं। अब भूमि की तुलना में श्रमिक अधिक हो गए, खेत का केवल 4 बीघा का खेत है और श्रमिक अत्यधिक हो गए हैं।
जिससे वहां खेती करना असंभव हो जाता है। हो सकता है मिसमैनेजमेंट हो जाता है, लेबर ज्यादा है और कोई काम ही नहीं कर रहा है, कोई कोई बैठ जा रहा है, कोई काम चोरी कर रहा है, कोई अपना काम दूसरे पे टाल दे रहा है ना। और हो सकता है फसल इतने सारा श्रमिक खेत पे हैं और फसल उससे उनके पैरों से दब के फसल खराब हो जा रही है, जिसके कारण जो थर्ड स्टेज होती है उसमें उत्पादन बढ़ने के बजाय घट रहा है। इसको हम डायग्राम से देखते हैं। जैसे ये स्टेज है, थर्ड स्टेज एच पॉइंट के बाद की आती है। अगर हमने ओ एच साधन की इकाइयां लगाई हैं, इसके बाद भी हम और साधन लगाते हैं और परिवर्तनशील साधन लगाते हैं, जैसे श्रम को और लगाते हैं, इसके बाद भी लगाते हैं, तो क्या होता है, उत्पादन बढ़ने के बजाय घटने लगता है। इसके कारण से ये नीचे की ओर आ रहा है। अब जो श्रमिक लगा तो दिए लेकिन काम ही नहीं कर रहे, उनके काम करने से नुकसान ज्यादा हो जा रहा है, जिसके कारण से प्रोडक्शन बढ़ने के बजाय कम होने लगता है। तो टीपी वक्र, जो हमारा टीपी कर्व है, ये नीचे की ओर झुकता है। इसका मतलब टीपी अब कम होने लग गई है। और जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या है, वो तो एक्स एक्सिस को काट दिया था उसने एच पॉइंट पे ही, उससे नीचे की ओर चला गया एक्स एक्सिस से। इसका मतलब जो एमपी है ये माइनस में आ गया। अब लेबर, जो भी लेबर लगाओगे उससे कुल उत्पादन बढ़ने के बजाय वो घटा रहा है। अगर लेबर बढ़ाई जा रही है तो जो हमारा टीपी है, टोटल प्रोडक्ट, बढ़ने के बजाय घट रहा है, इसीलिए ये एमपी क्या है, माइनस में। और एपी, एपी भी हमारी घट रही है लेकिन अभी धनात्मक है। टीपी और एपी दोनों घटते हैं तीसरी स्टेज में, लेकिन अभी धनात्मक है। लेकिन जो मार्जिनल प्रोडक्ट है ये क्या हो गया है, माइनस में आ गया। ये भी घट रहा है लेकिन ये क्या है, माइनस में। ठीक है, अब इसको एक बार टेबल में देख लेते हैं। देखो 10वां श्रमिक लगाया हमने, जमीन उतनी थी, 4 बीघा का जो खेत था वो उतना ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो हमने 10वां श्रमिक लगा दिया उसमें। अब उत्पादन क्या हो गया, 99 से 95 हो गया और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया, -4 हो गया। एपी भी घट रही है लेकिन दोनों क्या है, प्लस में। अब 11वां लगा दिया तो फिर क्या हो गया, और घट गया। हो गया कि अब जो तुम श्रमिक लगा रहे हैं, अब किसान जो श्रमिक लगा रहा है 10वां 11वां, इससे कोई उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि जो जमीन है उसको हम पूरा यूटिलाइज कर चुके हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, नए श्रमिक लगाने से नुकसान हो रहा है, जिससे उत्पादन बढ़ने के बजाय घट रहा है। इसलिए ये तीसरे स्टेज में टीपी वक्र नीचे की ओर गिर रहा है। तो ये कहां से शुरू होती है, तीसरी स्टेज वहां से शुरू होती है जहां पर एच पॉइंट के बाद जहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा क्या है, 0 है। उसके बाद हमारी तीसरी स्टेज शुरू हो जाती है। तो उत्पादन हमेशा 2 अवस्थाओं के बीच में होगा। कौन सी 2 अवस्थाओं के बीच में होगा, ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था और बढ़ते हुए प्रतिफल की अवस्था के बीच में उत्पादन होगा। मतलब घटते हुए प्रतिफल की अवस्था में ही उत्पादन होगा। बी से लेकर के इस पॉइंट तक क्या होगा, हमारा उत्पादन होगा। एन और एच के बीच में उत्पादन हमेशा एन और एच के बीच में करना ही लाभदायक होता है, क्योंकि अगर हम पहले स्टेज में रुक गए तो अब उत्पादन तो बढ़ ही रहा है, भले घटती दर से बढ़ रहा है, वो लाभ हमें, बढ़ते हुए उत्पादन का लाभ हमें नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा उत्पादन एन और एच के बीच में करना लाभदायक होता है। ये हमारी थी 3 स्टेजेस, परिवर्तनशील अनुपात नियम की 3 स्टेजेस। पहली स्टेज बढ़ते हुए प्रतिफल की अवस्था, दूसरी घटते हुए प्रतिफल की अवस्था, तीसरी थी हमारी ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था।